Hello, my dear students. Welcome to all of you at Easily English Solution, an easy way of learning. आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं CBSE क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का ये चौथा वीडियो है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे 2.3 ये जो टॉपिक आप सामने देख रहे हैं ए न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। तो यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले जो 3 वीडियो जिस चैप्टर के रिलीज़ हुए हैं चैनल पेज से उसे सर्च करके पहले उसको देख लें, तब आप अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं। क्योंकि यह जो चैप्टर है सीरीज ऑफ इवेंट्स है, तो पहले वाले कंटेंट को यदि आप देखेंगे तभी बाद वाला अच्छी तरह से समझ पाएंगे। देखिए, इससे जस्ट पहले हम लोग पढ़े थे कि किस प्रकार से यूरोप में पूरे के पूरे यूरोप में नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद की भावना बनी थी, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और इसमें हम लोग जोल्वेरिन के बारे में पढ़े थे, नेपोलियनिक कोड में के बारे में पढ़े थे, और द राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास के बारे में पढ़े थे, लिबरलिज्म क्या है पढ़े थे, किस तरह सफरेज का राइट था वहाँ पर, और किस तरह मेजरमेंट, किस तरह से जो है वेट का सिस्टम था और फिर उसको चेंज करके कैसे रैशनल सिस्टम लाया गया। तो ये सारी बातों को हम लोग पढ़े थे। यानी यूरोप में बहुत ही बदलाव हो चुका था। एक कंजर्वेटिव जो रिजाइम था पहले, और उसमें जो खामियां थी उन खामियों को बहुत हद तक हटाया जा चुका था और सुधार बहुत सारे हो चुके थे। नेपोलियन एक मोनार्क था, लेकिन फिर भी उसने जो क्रांतिकारी जिस तरह के बदलाव या सुधार चाहते थे उन बदलावों को वह भी अपने शासनकाल में लागू रखा। तो इसलिए जो अगल बगल जो भी राज्य थे वे सभी उन राज्यों के जो मोनार्क थे नेपोलियन के कभी भी समर्थन में नहीं थे, अगेंस्ट में ही थे। वह भी मोनार्क था, फिर भी उसके अगेंस्ट में थे, क्योंकि वह उन बदलावों को लागू कर रहा था जो बदलाव क्रांतिकारी लाना चाहते थे। तो इसलिए वे सभी जो मोनार्क थे फ्रांस के बगल के राज्यों के, पड़ोसी राज्यों के, उन सभी ने नेपोलियन को सत्ता पर से हटाना चाहा और वैसा प्रयास किया। तो आइए अब आगे, ए न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 यानी 1815 के बाद एक नई रूढ़िवाद यानी वही पुरानी घिसी पिटी सोच कि कुछ भी बदलाव ना हो। रूढ़िवादी यही चाहते थे, जैसे है मोनार्की या अन्य इंस्टीट्यूशंस बनी रहे। तो देखिए 1815 में क्या हुआ कि नेपोलियन को हरा दिया गया, नेपोलियन हार गया और कंजर्वेटिज्म यानी रूढ़िवाद फिर से जो है रूढ़िवाद की जो भावना थी यूरोप में स्थापित हो गई। और क्योंकि यूरोपियन जो गवर्नमेंट्स थी रूढ़िवादी भावनाओं पर ही बल देती थी और उसी के आधार पर चलती थी। जो भी कंजर्वेटिव थे ऐसा विश्वास करते थे, ऐसा उनका मानना था। वे लोग चाहते थे कि जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो परंपरागत संस्थाएं हैं, जैसे राज्य है या समाज है, परंपरागत तरीके से जैसे है वो वैसे ही बना रहे। जैसे कि मोनार्की, चर्च या जो भी सोशल हायरार्कीज है, जो भी सामाजिक बड़ा छोटा ऊंचा नीचा का जो भेद है, जो जैसा यानी सामाजिक संरचना किया गया है, 3 वर्गों के बारे में पढ़े ही हैं फ्रांस का आप। तो वे सब कुछ बरकरार रहे, बना रहे, किसी भी तरह का बदलाव ना हो। प्रॉपर्टी भी बना रहे और पारिवारिक संरचना भी वैसा ही रहे, बिल्कुल कोई चेंज ना हो। और इनकी संरक्षण भी की जानी चाहिए, इनको बचाया जाना चाहिए, ऐसा रूढ़िवादी लोग मानते थे। लेकिन बहुत सारे जो रूढ़िवादी थे उनका एक अलग भी सोच था। उनका सोच क्या था? वे नहीं चाहते थे कि जो पुराना जो समाज था हमारा, प्री रिवोल्यूशनरी डेज का समाज, क्रांति होने से पहले का जो समाज था,
वह फिर से लौट कर आ जाए, क्योंकि क्रांति के दिनों में बहुत बदलाव हो चुके थे और बहुत सुधार हो चुका था, और उस सुधार से पहले वाला समाज कुछ रूढ़िवादी भी नहीं चाहते थे कि आ जाए, बल्कि वे लोग महसूस करते थे कि नेपोलियन ने जिस प्रकार का जो चेंज किया, बदलाव किया, तो नेपोलियन के द्वारा लाए गए जो आधुनिक जो बदलाव थे मॉडर्नाइजेशन जो किया गया था, वास्तव में इसने ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन को भी, जो भी परंपरागत संस्थाएं थी, उनको भी बहुत ही स्ट्रेंथन किया था, मजबूत किया था। जैसे कि मोनार्की को भी स्ट्रॉन्ग किया था, क्योंकि वो तो मोनार्क था, एक शक्तिशाली मोनार्क था, और ऐसे ऐसे बहुत सारे मेजरमेंट लगा दिया था कि मोनार्की सिस्टम भी उसके समय में बहुत ही मजबूत हो गया था। और राज्य की जो शक्ति थी, यह बहुत ही शक्तिशाली राज्य उस समय हो गया था, और बहुत ही प्रभावशाली और मजबूत हो गया था राज्य नेपोलियन के समय में। इसके फैक्टर क्या थे? जैसे एक आधुनिक आर्मी थी उसके पास, बिल्कुल सेना एकदम मॉडर्न, और ब्यूरोक्रेसी को उसने इस्टेब्लिश किया था, यानी अफसर लगाया था। जैसे आज अफसर हैं, और अफसरों के माध्यम से सरकार अपनी शासन चलाती है, एसपी, डीएम वगैरह ये सब ब्यूरोक्रेट्स कहलाते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी उस समय भी सेना में वो लगाया था नेपोलियन ने। और अर्थव्यवस्था को भी बिल्कुल डायनामिक, गतिशील अर्थव्यवस्था लाया था, जो नित्य प्रति बढ़ती रहे, रुकने वाली अर्थव्यवस्था नहीं। और जो भी इस तरह के सिस्टम थे सामंतवाद के, जैसे फ्यूडलिज्म को समाप्त कर दिया था, सर्फडॉम को समाप्त कर दिया था। सर्फडॉम और फ्यूडलिज्म क्या था, हम आपको पहले बता ही चुके हैं। ये फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, सामंत बड़े बड़े ज़मीनों के मालिक राजा से नीचे होते थे, और ये अपना तसीलते थे टैक्स, और सर्फ भी यही करते थे। और देखिए और क्या हुआ था, जो ऑटोक्रेटिक मोनार्की था यूरोप में, निरंकुश राजतंत्र, वह मजबूत हुआ था फ्यूडलिज्म और सर्फडम को समाप्त होने के बाद। क्योंकि ये जो होते थे जैसे मैनोर या फ्यूडल लॉर्ड्स, ये सभी सामंत राजा के नीचे होते थे, राजा के लिए सेना भी रखते थे, सहयोग भी करते थे, लेकिन किंग मेकर का भूमिका निभाते थे। कभी कभी ये सब मिल जाते थे आपस में, और राजा को सत्ता से हटा भी देते थे, और अपने मन के माफिक, यानी जो उनके यूज के लायक हो, जो उनके काम के लायक हो, वैसे राजा को बहाल कर देते सत्ता पर। हालांकि ऐसा है कि राजा ऊपर रहता था, उनको हटा भी सकता था, लेकिन उनको कभी आज तक हटाया नहीं, इतिहास में ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि वे वंशगत उनका जो था बना हुआ था संपत्ति पर अधिकार। तो उनके सिस्टम को समाप्त कर देने से मोनार्की तो पावरफुल होगा ही, और वैसे ही हुआ था। अब देखिए 1815 में क्या हुआ। 1815 में जो यूरोप के शक्तिशाली देश थे, जैसे कि ब्रिटेन है, रसिया है, प्रसिया है और ऑस्ट्रिया, ये 4 देश शक्तिशाली थे। इन लोगों ने मिलजुल करके क्या किया कि नेपोलियन को हरा दिया, और हराने के बाद ये सभी लोग वियना नाम के जगह पर मिले और एक सेटलमेंट किया, एक सिस्टम बनाया, संधि किया यूरोप के लिए। तो वहाँ पर जो बैठक की गई, उस बैठक का हेड जो था ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ड्यूक मैटरनिख उस बैठक का हेड था। और जो भी मेहमान आए हुए थे ट्रीटी ऑफ वियना में, जो कि 1815 में हुई थी, इसको आप याद भी रखेंगे, इसका डेट भी, उसमें क्या करने का प्रयास किया जा रहा था, मुख्य रूप से उसका मैटर क्या था, क्यों ये बुलाया गया था बैठक। तो मैटर ये था कि जितने भी बदलाव हुए थे नेपोलियन के समय में, नेपोलियन के साथ जो युद्ध हुआ था, नेपोलियनिक वार के समय में जितने यूरोप में बदलाव हुए थे, उन बदलावों को फिर से वैसे ही करना था, पहले जैसा। यही उनका प्रयास था कि वैसे ही कर देना है, बदलावों को हटा देना है। तो उसके लिए स्टेप लेना शुरू किए। पहला तो स्टेप इन लोगों ने ये लिया कि जो बर्बन डायनेस्टी के किंग थे, बर्बन वंश के जो राजा थे फ्रांस में, लुइस 16 बर्बन डायनेस्टी के ही थे,
जिनको कि हटा दिया गया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्रांति करके, आप जानते ही हैं। इनको फिर से रिस्टोर किया गया पावर में, यानी इनको फिर से राजा बनाया गया। उन्हीं को नहीं, उस वंश के ही व्यक्ति को राजा बनाया गया। उसके बाद क्या किया गया कि नेपोलियन ने जिन जिन क्षेत्रों को जीतकर फ्रांस में मिला लिया था, उन क्षेत्रों को भी समाप्त करने के लिए, छीन लेने के लिए एक योजना बनाई गई, यानी फ्रांस के कंट्रोल से ले लिया गया। एक राज्यों का एक श्रृंखला बनाया गया, सीरीज बनाया गया नया नया, और फ्रांस के चारों तरफ बाउंड्रीज पर नए नए राज्य बनाए गए। इसलिए बनाए गए कि फ्रांस भविष्य में अपना एक्सपेंशन ना कर पाए, अपना विस्तार न कर पाए, अपने आप को बढ़ा न पाए। चारों तरफ से राज्यों से घेर देना है उसे, और उन राज्यों का कमान ये चारों जो महाशक्ति हैं वे ही अपने हाथों में ले लिए, बांट लिए। अब देखिए कैसे बांटा गया, यह जो तरीका है आगे बता रहा है। जो नीदरलैंड का किंगडम था, जिसमें कि बेल्जियम भी था, उत्तर में इसको स्थापित किया गया, और जो जिनोवा का राज्य था उसको पिडमोंट में ऐड कर दिया गया, जोड़ दिया गया, और ऑस्ट्रिया को कंट्रोल दिया गया। ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का जो भाग था उसका कंट्रोल दिया गया, उसको नियंत्रित करने के लिए। लेकिन जर्मनी के जो 39 राज्यों का जो संघ था उसको छोड़ दिया गया, उस पर कोई भी टच नहीं किया गया। नेपोलियन ने ही इन राज्यों को बस स्थापित किया था, और इसको अनटच्ड एकदम छोड़ दिया गया, इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं। अब देखिए पूर्व में क्या किया गया। तो पूर्व में जो रसिया था, रसिया को पोलैंड का भाग दिया गया, और प्रसिया को सेक्सोनी का भाग दिया गया। मुख्य इंटेंशन क्या था ऐसा करने के पीछे, मेन मानसिकता क्या थी कि जो मोनार्की है, जिसको कि बिल्कुल हटा दिया गया था नेपोलियन के द्वारा, वो तो मोनार्की था, लेकिन मोनार्की सिस्टम एक तरह से पूर्ण रूप से कंजर्वेटिव जो तरीका था वह समाप्त कर दिया गया था। तो इसको फिर से यूरोप में बहाल करना, एक नए कंजर्वेटिव ऑर्डर के रूप में, एक नए रूढ़िवादी शासन के रूप में फिर से स्थापित करना, इन चारों महाशक्तियों का उद्देश्य था ऐसा करके। इसलिए नेपोलियन वाले जो भी बदलाव थे उनको समाप्त करना चाहते थे और किए। अब देखिए जो 1815 के बाद जो कंजर्वेटिव रिजाइम सेट किया गया, जो रूढ़िवादी शासन आया, वह बहुत ही ऑटोक्रेटिक था, बहुत ही निरंकुश था। वे किसी भी तरह के जो क्रिटिसिज्म है, जो शिकायत है, उसको बर्दाश्त या कोई भी बुराई को बर्दाश्त नहीं करते थे। उनके खिलाफ कुछ भी बोल पाए, उन राजा के खिलाफ अधिकार की मांग करे, जनता क्रांति करे, तो उसको बर्दाश्त नहीं करते थे। वे किसी भी तरह के जो एक्टिविटीज़ होता था, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, या कोई क्वेश्चन करता था उनके जो अधिकार बना हुआ था, सुपरमेसी, जो उनका एक बिल्कुल ही निरंकुश अधिकार था, तो उसके खिलाफ कुछ भी यदि कोई क्वेश्चन किया, अंतहीन पावर जो अपना बनाए थे, तो उसको वैसे कोई भी क्वेश्चन करने वाले एक्टिविटीज़, किसी भी रिवॉल्यूशन को जबरन बलपूर्वक उसको दबा देना चाहते थे। ऐसा इनका जो है मानसिकता था, यानी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट नेचर का अब ये नया रूढ़िवादी सरकार बना। उनमें से ज़्यादा जो रूढ़िवादी सरकारें बनी, उन लोगों ने सेंसरशिप लगा रखा था। सेंसरशिप का मतलब क्या है? सेंसरशिप का मतलब ये है कि जैसे न्यूज़पेपर में आप जो भी लिखते हैं, बुक्स लिखते हैं, नाटक लिखते हैं, या जो सॉन्ग्स लिखते हैं, जिसमें कि आप लिबर्टी के आइडियाज़, फ्रीडम के आइडियाज़ को कन्वे कर सकते हैं, यानी आज़ादी के मैसेज को दे सकते हैं जनता के बीच में, तो ये सारे आइडियाज़ आप नहीं छाप सकते थे। इन सभी चीज़ों को चेक किया जाता था,
कि क्या लिखे हैं, और यदि पाया जाता था कि यह किसी भी तरह से मोनार्क के लिए, मोनार्की के लिए हार्मफुल नहीं है, तभी उसको पब्लिश करने का जो है अनुमति थी, नहीं तो बिल्कुल बैन था। इस तरह का किसी तरह का रिवोल्यूशनरी आइडियाज़, जनता के लिए सपोर्टिव आइडियाज़ आप पब्लिश नहीं कर सकते थे, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ये सारी चीज़ें जो संबंधित थी, वहाँ भी ऐसा कुछ हुआ था रोमांटिक जो ये सब मूवमेंट में, जिससे जनता को कन्विंस किया गया था और क्रांति के लिए तैयार किया गया था। तो बहुत ही ये सब देखकर सतर्क हो गए थे अब जो थे मोनार्क सब, क्योंकि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की यादें मोनार्क को भी थी, और जो लिबरल्स थे, जो बदलाव चाहते थे, बिल्कुल ही रेडिकल चेंज चाहते थे, उनको भी याद थी फ्रांस की क्रांति वाली बात। तो उसी से प्रेरणा ले रहे थे और मन ही मन क्रांति की भावना उनके अंदर जीवित थी। वन ऑफ द मेजर इशूज टेकन अप बाय द लिबरल नेशनलिस्ट्स हु क्रिटिसाइज्ड द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वाज फ्रीडम ऑफ प्रेस। देखिए, अब जो फिर से क्रांति की आखिर बनेगी ही सिचुएशन, और क्रांति का सिचुएशन बनने का मुख्य कारण क्या था, किस इशू को मुद्दा बनाया जो लिबरल नेशनलिस्ट थे उन लोगों ने। तो उनके लिए जो क्रिटिसाइज़ करने का जो मैटर था, इस नए कंजर्वेटिव सरकार का, नया जो रूढ़िवादी सरकार बनी, इसका विरोध करने के लिए मुख्य मुद्दा उनको क्या मिला कि फ्रीडम ऑफ प्रेस को इन लोगों ने बैन कर दिया था। प्रेस को जो आज़ादी नहीं दी थी इन लोगों ने, यही बात बहुत ही खटकती थी जो नेशनलिस्ट थे, लिबरल नेशनलिस्ट थे, उन लोगों को। तो अब देखिए यहाँ पर क्रांतिकारियों वाला पॉइंट पे हम लोग आ गए 2.4 में। तो आइए इसको भी पढ़ लेते हैं इसी वीडियो में। ड्यूरिंग द ईयर्स फॉलोइंग 1815 द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रोव मैनी लिबरल नेशनलिस्ट्स अंडरग्राउंड। देखिए क्या हुआ, जो 1815 के बाद आने वाले जो साल थे, जो वर्ष थे, दमन के डर से, मोनार्कों के द्वारा दबाए जाने के डर से, क्योंकि अब मोनार्क कितने शक्तिशाली हो गए यह आप देख ही लिए। बहुत सारे जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी थे, उदारवादी राष्ट्रवादी, अंडरग्राउंड हो गए, भाग चले बेचारे, चुप गए। और गुप्त रूप से अब जो सीक्रेट सोसाइटीज़ थी, यानी गुप्त रूप से क्रांतिकारी संगठन पूरे यूरोप के बहुत सारे राज्यों में बनाना शुरू कर दिए, और क्रांतिकारियों का एक तांता ही तैयार हो गया, बहुत क्रांतिकारी बन गए और अपने विचारों को गुप्त रूप से ही प्रसारित करने लगे, फैलाने लगे पूरे यूरोप में। इस समय क्रांतिकारी बनना, इस समय यानी कंजर्वेटिव रिजाइम में क्रांतिकारी बनना, यानी कमिटमेंट टू अपोज मोनार्कियल फॉर्म। क्रांतिकारी आप बनते हैं, मतलब माना जाएगा कि आप ये जो मोनार्कियल फॉर्म है, ये जो रूढ़िवादी तौर तरीका है, इसका विरोध कर रहे हैं आप। और जो वियना कांग्रेस था, वियना कांग्रेस के बाद ऐसा किया गया था, माना गया था कि क्रांतिकारी एक्टिविटी या क्रांतिकारी संगठन बनाने को बिल्कुल बैन करना है, और ऐसा कोई करेगा तो उसको राजा के विरोधी माना जाएगा। चाहे आप लिबर्टी या फ्रीडम की डिमांड करें तो यह भी मोनार्की के विरुद्ध माना जाएगा। तो अधिकांश जो रिवोल्यूशनरीज थे ऑल्सो सा द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स एज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो वे लोग चाहते थे कि यह जो आज़ादी हम लोग चाहते हैं और जो आज़ादी के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, इस संघर्ष का मुख्य चीज़ क्या है, मेन किस लिए हम लोग कर रहे हैं। तो सबसे इसका ज़रूरी जो काम है इसके रिजल्ट के रूप में नेशन स्टेट का फॉर्मेशन, राष्ट्र राज्य बनाना। अंतिम उद्देश्य यही है कि राष्ट्र राज्य का निर्माण करना इस क्रांति के माध्यम से। अब देखिए, अब एक क्रांतिकारी का परिचय यहाँ पर दे रहा है। इटली का वो रिवोल्यूशनरी था, क्रांतिकारी था, इसी प्रकार का जूसेपे मेजनी। जूसेपे मेजनी का जन्म 1807 में जिनोवा में हुआ था।
और एक गुप्त रूप से क्रांतिकारी संगठन चल रहा था जिसका नाम था कार्बोनारी। कार्बोनारी का वह सदस्य था। जब वह 24 साल का ही था तो उसे एक्साइल कर दिया गया, देश से बाहर निकाल दिया गया 1831 में, क्योंकि उस समय लिगुरिया नाम के जगह पर, लिगुरिया में वह क्रांतिकारी एक्टिविटी कर रहा था और उसी में पकड़ा गया और उसको देश निकाले की सज़ा दे दी गई। अब देखिए, ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 more अंडरग्राउंड सोसाइटीज, फर्स्ट यंग इटली इन मार्सेलिस एंड देन यंग यूरोप इन बर्न। और रुका नहीं वह, बिल्कुल रुका नहीं। उसके बाद भी उसने क्या किया, 2 ठो अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ बनाया, बिल्कुल गुप्त क्रांतिकारी संगठन बनाया। पहला तो उसने यंग इटली बनाया क्रांतिकारी संगठन मार्सलीज में, और दूसरा बनाया यंग यूरोप क्रांतिकारी संगठन स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में। जिसके जो भी सदस्य थे, इन क्रांतिकारी संगठनों के जो भी सदस्य थे, बिल्कुल लाइक माइंडेड थे, एक विचार वाले थे और एक आइडियाज था उनका। पोलैंड से, फ्रांस से, इटली से और जर्मनी के राज्यों से लोग शामिल थे इन क्रांतिकारी संगठनों में। अब मेजनी जो था, मेजनी ऐसा विश्वास करता था कि गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। ईश्वर ने इसलिए देश को बनाया है कि ये जो पूरी मानवता है, यह मानवता की एक इकाई है। कहने का मतलब देश मनुष्य के लिए ही है, फ्री है फॉर एवरी मैन एवरी सिटीजन, और किसी भी तरह का राजा का प्रतिबंध, नियम कानूनों का प्रतिबंध इस देश के जितने भी रिसोर्सेज हैं उन पर नहीं होना चाहिए, सबको फ्री राइट है, ऐसा उसका मानना था। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी ए पैच वर्क ऑफ ए स्मॉल स्टेट एंड किंगडम्स। इसलिए अब वो चाहता था, उसका सोच था कि जो इटली है, इटली का ही वो था, तो इटली को ये छोटे छोटे राज्यों में बटा होना नहीं चाहिए, स्मॉल किंगडम्स के रूप में डिवाइड नहीं होना चाहिए। वह चाहता था कि एक इसको सिंगल यूनिफाइड नेशन बनाएं, एक ही ऐसा देश बनाएं, पूरे छोटे छोटे राज्यों को हटाकर और बड़ा देश बनाएं, और रिपब्लिक का हम यहाँ पर स्थापना करें जो वाइडर अलायंस ऑफ नेशंस हो, एक बड़ा क्षेत्र हो छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर। दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी। और यह जो यूनिफिकेशन है, यह जो एकीकरण है, यही क्या हो सकता था, बेसिस हो सकता था, आधार हो सकता था इटली के आज़ादी का। क्योंकि उन सभी छोटे छोटे राज्यों के जब लोग मिल जाएंगे तभी इटली आज़ाद हो सकेगा। सभी को मिलाना आवश्यक था उसके लिए, सभी चाहेंगे तब होगा। फॉलोइंग हिज मॉडल सीक्रेट सोसाइटीज़ वेयर सेटअप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड। तो जो उसका मॉडल था, तरीका था मेजनी का, उसी के आधार पर जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में और पोलैंड में उससे प्रेरित होकर के और भी गुप्त क्रांतिकारी संगठन बनाए गए। मेजनीज रिलेंटलेस ऑपोजिशन टू मोनार्की एंड हिज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स फ्राइटेंड द कंजर्वेटिव्स। देखिए, मेजनी का जो सोच था, बिल्कुल बेबाक सोच कि मोनार्की सिस्टम को हटाना, डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना देश को, तो यह जो सोच था इसने रूढ़िवादियों को भयभीत कर दिया। भयभीत, सभी डर गए, जो मोनार्क थे बिल्कुल डर गए इसके सोच से, क्योंकि क्रांति का परिणाम वो देख चुके थे फ्रांस में पहले ही। जो ड्यूक मैटरनिक था, ऑस्ट्रिया का चांसलर मैटरनिक, उसने क्या कहा इसके बारे में, द मोस्ट डेंजरस एनेमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, कि जो हमारा सामाजिक तरीका है, यानी उसका सामाजिक तरीका क्या है, मोनार्की, इसका सबसे खतरनाक दुश्मन है कौन, तो मेजनी। यानी मेजनी हमारे सामाजिक तौर तरीके का सबसे खतरनाक दुश्मन है, ऐसा उसने कहा। अब देखिए, ये जो पॉइंट 3 है इसको भी हम लोग इसमें कवर करते हैं।
द एज ऑफ रिवॉल्यूशन यानी क्रांति का समय 1830 से 1848 तक का समय। अब क्रांति कैसे होती है, क्या होता है, तो इसको हम लोग समझेंगे इसमें। एज कंजर्वेटिव रिजाइम्स ट्राई टू कंसोलिडेट देयर पावर, लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म केम टू बी इंक्रीजिंगली एसोसिएटेड with revolution in many regions of Europe, such as in Italian and German states। देखिए, जो कंजर्वेटिव लोग थे, जो लिबादियों का शासन था, जब उन लोगों ने अपने शक्ति का प्रयोग करना शुरू किया तो जो लिबरल लोग थे और जो नेशनलिस्ट लोग थे, ये दोनों लिबरलिज्म और नेशनलिज्म का जो सिद्धांत था यह भी बहुत बढ़ चढ़ के क्रांति से जुड़ता गया, बहुत ही बढ़ चढ़ के क्रांति से जुड़ता गया। क्यों? यानी ये दोनों तरह के विचारधारा वाले लोग क्रांति की ओर अग्रसर होते गए, क्रांति करते गए। बहुत सारे क्षेत्रों में यूरोप के, एज द इटालियन एंड जर्मन स्टेट्स, द प्रोविंसेस ऑफ ओटोमन एम्पायर्स, आयरलैंड एंड पोलैंड, चाहे इटली का क्षेत्र हो, जर्मनी के राज्य हों, या ऑटोमन एम्पायर का के प्रोविंसेस हों, छोटे छोटे क्षेत्र, या आयरलैंड हो या पोलैंड हो, इन सभी जगहों पर लिबरलिज्म और नेशनलिज्म की भावनाएं अब क्रांति की ओर रुख करने लगी। तो ये सारे जो क्रांतिकारी थे, लेड बाय द लिबरल नेशनलिस्ट्स बिलोंगिंग टू द एजुकेटेड मिडिल क्लास एलाइट, ये शिक्षित मध्यम वर्ग से आने वाले लोग थे, जिनमें कि प्रोफेसर, स्कूल के टीचर, क्लर्क और कोई भी कमर्शियल मिडिल क्लास के मेंबर जैसे व्यापारी वर्ग इत्यादि थे। ये सभी लिबरल लोग थे, लिबरल विचारधारा के लोग थे, और ये लोग ही बदलाव चाहते थे क्रांति के माध्यम से। अब क्रांति पहले हुई कब, इसकी शुरुआत कब हुई? जाहिर सी बात है, इतना कुछ प्रिपरेशन हो गया है, इतने क्रांतिकारी संगठन बन गए हैं और लक्ष्य भी निश्चित हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट अपील टू प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830, पहला जो क्रांति फूट पड़ी, उबाल आई, तो जुलाई 1830 में जो बर्बन किंग था, जिसको कि दोबारा बना दिया था इन लोगों ने, यूरोपियन पावर्स ने, कंजर्वेटिव रिजाइम के समय में 1815 के बाद, अब उसको फिर से क्रांतिकारी लोगों ने हटा दिया, लिबरल रिवोल्यूशनरीज ने उसको हटा दिया गद्दी से। कोई भी बदलाव देखिए फ्रांस से ही स्टार्ट हो रहा है। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का वहाँ स्थापना कर दिया, संवैधानिक राजतंत्र, यानी ऐसा राजतंत्र जिसमें एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, एक मोनार्क रहेंगे और जनता के प्रतिनिधि भी रहेंगे, सिटीजन्स रिप्रेजेंटेटिव, और उनके देख रेख में ही चलेगा देश, संविधान के माध्यम से। ये नहीं कि राजा जो बोल दिए वो होगा, संविधान के नियमों के अनुसार तय किया जाएगा क्या करना है, और वोट लिया जाएगा। जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे भी कोई डिसीजन लेने से पहले, तब मोनार्क फाइनल करेगा। तो ये है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और लुइस फिलिप नाम के व्यक्ति को इसका हेड बना दिया फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का। अब देखिए, एक बहुत ही प्रसिद्ध स्टेटमेंट है और इससे क्वेश्चन भी क्रिएट किया जाता है, हर साल अवश्य ही इससे संबंधित क्वेश्चन आ भी जाता है। क्या है स्टेटमेंट? मैटरनिक का स्टेटमेंट है। ड्यूक मैटरनिक ने ही एक बार कहा था कि व्हेन फ्रांस स्नीजेज, जब फ्रांस छींकता है, द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेज कोल्ड, तो पूरे यूरोप को सर्दी पकड़ लेती है। ऐसा क्यों कहा मैटरनिक ने? यानी कोई भी बदलाव जब फ्रांस में ही होता है तो उसका प्रभाव पूरे यूरोप पर पड़ जाता है। अब ये जो जुलाई वाली क्रांति थी, स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स में भी, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में भी अब इसका प्रभाव पड़ गया, इसकी चिंगारी ब्रुसेल्स तक पहुंच गई, इस क्रांति की, फ्रांस वाली। ब्रेकिंग अवे फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम्स ऑफ नीदरलैंड्स, और उसने क्या किया, जब उसके पास ये प्रभाव पहुंचा तो जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स था उससे टूटकर, यानी क्रांति कर दिया उनके खिलाफ और उनसे अलग हो गया। जो नीदरलैंड का जो राज्य था, नीदरलैंड में यूनाइटेड था, पहले मिला हुआ था, और नीदरलैंड के खिलाफ आंदोलन करके
और अलग हो गया, यानी प्रेरित हो गया वहाँ के क्रांति से, जुलाई रिवॉल्यूशन से, फ्रांस का। अब देखिए, एन इवेंट दैट मोबाइलाइज्ड नेशनलिस्ट फीलिंग्स among the educated elite across Europe was the Greek War of Independence। अब देखिए, एक ऐसी भी घटना हुई जिसने कि राष्ट्रवादी लोगों की भावना को, जो भी शिक्षित राष्ट्रवादी लोग थे पूरे यूरोप में, उनको एकदम बिल्कुल गतिशील कर दिया, बिल्कुल मूवमेंट बना दिया। तो वह थी ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी ग्रीक की आज़ादी की लड़ाई। इससे पूरे के पूरे जो शिक्षित मध्यम वर्ग के लोग थे यूरोप के, वे लोग फिर से गतिशील हो गए क्रांति के लिए, बहुत प्रेरित हुए इससे। वास्तव में जो ग्रीस था, यह ओटोमन एम्पायर का जो पार्ट हुआ करता था 15th सेंचुरी में। और द ग्रोथ ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप as part of a struggle for independence among the Greeks which began in 1821। अब जो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी गतिविधियां शुरू हुई पूरे के पूरे यूरोप में, तो ऐसा संघर्ष देख करके, उससे प्रेरित होकर के यहाँ के लोग भी प्रभावित हुए, ग्रीस के लोग, और उन लोगों ने अपना स्ट्रगल शुरू कर दिया अपने आज़ादी के लिए, अपने आज़ादी के लिए संघर्ष शुरू कर दिया, जो कि 1821 में शुरू हुआ। जो भी राष्ट्रवादी थे ग्रीस के, जो एक्साइल में थे, जिन्हें देश से बाहर निकाल दिया गया था, उन सभी लोगों ने भी इसमें सपोर्ट किया, यानी ग्रीस को उनका भी सपोर्ट मिला। जो उन्हीं के देश के राष्ट्रवादी थे, क्रांतिकारी थे, और उन्हें देश से बाहर निकाल दिया गया था सज़ा के तौर पर, वे सब भी जब आंदोलन हुआ तो साथ देने के लिए आ गए। बहुत सारे फ्रॉम मैनी वेस्ट यूरोपियंस who had sympathies for ancient Greek culture। अब देखिए, बहुत सारे पश्चिमी यूरोपीय लोग थे, पश्चिमी यूरोप के लोग, जिनको की सहानुभूति थी प्राचीन ग्रीक की सभ्यता से, बहुत ही प्रेम था, तो उन लोगों ने भी ग्रीस को साथ दिया आज़ादी में। अब जो भी पोइट्स थे, जो भी कलाकार थे, लॉर्डेड ग्रीस एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। उन लोगों ने ग्रीस को क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन कहा, यूरोप के सभ्यता का पालना कहा। मोबाइलाइज्ड पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट मुस्लिम एम्पायर। अब इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने भी ऐसी भावना फैलाई, लोगों का विचार को प्रभावित करना शुरू किया कि भाई इसको सहयोग कीजिए, यानी यह जो स्ट्रगल हो रहा है। एक मुस्लिम साम्राज्य ग्रीस के कल्चर पर हावी है, यानी ऑटोमन एम्पायर क्या था, एक मुस्लिम साम्राज्य था, और जो ग्रीक पर अपना कब्जा बनाए हुए था। तो एक मुस्लिम साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष करने के लिए जो भी बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग थे, खास करके जो कवि थे, जो लेखक थे, उन लोगों ने वहाँ की जनता को एक तरह से भड़काया, लड़ने के लिए तैयार किया अपने लेख के माध्यम से मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध। और वो चाहते थे कि जो यहाँ का कल्चर, जो कि अब लॉस होने के कगार पर है, फिर से पुनर्जीवित हो और प्राचीन ग्रीक कल्चर जो है इस्टेब्लिश हो। अब देखिए, द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बैरन ऑर्गेनाइज्ड फंड्स एंड लेटर वेंट टू फाइट इन द वार वेयर ही डाइड ऑफ फीवर इन 1824। इंग्लैंड के कवि थे लॉर्ड बैरन, उन्होंने तो फंड इकट्ठा किया युद्ध लड़ने के लिए, और लड़ने भी गए, लेकिन फीवर हो गया, इसलिए वे 1824 में शहीद हो गए। शहीद क्या हुए, मर गए 1824 में बुखार होने के चलते। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। और अंततोगत्वा 1832 में कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि हुई। कॉन्स्टेंटिनोपल जगह का नाम है जो ग्रीक में ही है, और उसी के तहत वहीं की संधि के तहत 1832 में जो ग्रीस है उसको एक स्वतंत्र राष्ट्र, एक इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया गया। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप अच्छी तरह से इतना तो समझ चुके हैं, और आगे हम लोग अब
3.1 नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और यहाँ से लेकर के चैप्टर के एंड तक, यानी अब एक और वीडियो इस चैप्टर का आएगा और उसमें पूरा का पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो उसको भी देखना ना भूलें। और यहाँ से शुरू करेंगे 3.1 से, द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी आप देखते रहें इजली इंग्लिश।